Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 and yes, we're going to talk about India. ख़वातीन व हज़रात, आगाज़ करते हैं आर्मी चीफ की बात से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने 15वीं नेशनल बलोचिस्तान वर्कशॉप की शुरका से खिताब किया। सिपा सालार ने दौरान खिताब कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए बड़ा खतरा है, मगर रियासत दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि कई तरक्याती मनसूबों के समरात बलोचिस्तान के अवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बलोचिस्तान के लोगों खुसूसन नौजवानों में शऊर बेदार करने में सिविल सोसाइटी के अरकान का किरदार काबिल तारीफ है। ताहम वहीं दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत लाहौर या दीगर सेक्टर्स के अलावा बलोचिस्तान को अपना टारगेट बनाने का इरादा भी रख सकता है, क्योंकि बलोचिस्तान में वो लोग पहले ही मुतादिद हमले कर चुके हैं और उनके स्लीपर सेल्स वहाँ पर कायम है जिनके थ्रू वो दहशतगर्दी करते हैं और उनको वो ईजिली एक्टिव भी कर सकते हैं। पाक भारत कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, खासकर पड़ोसी मुल्क ने जो आबी जहरियत का आगाज कर दिया है, वाटर टेररिज्म। भारत ने दरिया चिनाब पर बने सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। चिनाब में पानी की आमद 29,300 क्यूसेक कम हो चुकी है। 2 दिन में भारत ने दरियाए चिनाब में पानी की आमद 35,600 क्यूसेक कम की है, जो इस बात का सबूत है कि भारत सिंध तास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर उतर आया है। भारत ने बल्गियार डैम का पानी भी गुज़िश्ता रोज रोक दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगले कदम के तौर पर मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाए झेलम सूखने का खदशा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने इस आबी जारियत के खिलाफ यूएन से राब्ता करने का फैसला किया और आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। आज कौमी असेंबली में होने वाले इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदादें भी पेश की गई। अहम खबर CNN की जानिब से जारी की गई, जहां उनके रिपोर्टर निक रॉबर्टसन ने LOC का दौरा किया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया, जो हम पहले से कहते आए हैं। रिपोर्टर ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के वर्सा का इंटरव्यू भी किया, जिसमें फेक इनकाउंटर की वाज़ेह सबूत सामने आ चुके हैं। दोनों शोधा के वर्सा की जानिब से आलमी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील भी की गई। आपको ये भी बताएं यहाँ पे कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में पाक भारत बढ़ती कशीदगी पाकिस्तानी मईशत पर काफ़ी असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान जो मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, उसकी बैरूनी सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी आ सकती है अगर सूरत हाल यूं ही बढ़ती गई, कशीदा होती गई। यकीनन है सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है। यकीनन पाकिस्तान में एक तरफ पाक भारत कशीदगी है, दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी कुछ मामलात भी हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। अदालती मामलात की बात करें तो आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है और इसी हफ्ते में महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अदालत में गर्मा गर्म बहस भी देखने में आई, मुकालमे भी हुए, यकीनन एक दूसरी जानिब बातें भी कही गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम तक मुल्क भर में 39 मकामात पर हमले हुए। ये हमले इत्तफाकिया नहीं थे, बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत किए गए। जस्टिस मंदोखेल बोले, जिना हाउस का दरवाज़ा कैसे खुला? अगर जिना हाउस का दरवाज़ा अंदर से खोला गया तो मिली भगत का पहलू बनता है। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसकी वजाहत बाद में पेश करूंगा। आईनी बेंच ने सवाल किया कि फौज ने अपने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की? मंसूर आवान ने जवाब दिया, कोर कमांडर लाहौर समेत 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन के रिटायर कर दिया गया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट तो वाज़े करता है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी दी जाती है। जस्टिस हिलाली बोली आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों नहीं की गई, जबकि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। यकीनन अब अच्छी बात यह है कि फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी वक्त से सुना जा रहा था। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है, जो कि बड़ी खुशाइंद खबर है, जिसके बाद शरह सूद 12 से कम होकर 11% हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF से मुशावरत शुरू कर दी है। आपको मालूम है बजट उनकी डायरेक्शन पर बनता है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 14,200 अरब का टैक्स टारगेट होगा। जी हाँ, 14 ट्रिलियन 200 बिलियन का टैक्स टारगेट तजवीज़ किया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने, एक और बड़ी खबर है, सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर की तनख्वाह जो पहले 2,18,000 हुआ करती थी, अब
5,19,000 हो गई है। और इससे भी अच्छी खबर यह है तनख्वाह में इजाफे का इतलाक जनवरी 2025 से होगा, मतलब 4 माह की इजाफी तनख्वाह मिलेगी, जिससे यकीनन काफ़ी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मकतब में ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कानूनी माहिर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। कुछ लम्हों में कामरान मुर्जा साहब फ्राम JUI फे एंड शौकत यूसुफ साहब फ्राम PTI ज्वाइन करेंगे, और ख़ास तौर पर वाटर एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर परवेज़ आबिद साहब। मंदोखेल साहब, यकीनन हमारे आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती वज़रा ने वाज़े कर दिया, पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है पानी तो बंद हो गया है, तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल ये पूछ रहा है कि हम भारत का इंतज़ार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो अब अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है कि वो कहाँ पे हमला करते हैं, और यकीनन सिविलियन पे नहीं करेंगे, वो फौजी तनसीबात पे करेंगे, फौजी अड्डों पे करेंगे हिंदुस्तान की जितनी भी है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल मुझे पूरे यकीन है कि हमारे फौज पाकिस्तान सिविलियन पे हमला नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप बता रहे हैं उसमें कि ऐलान जंग, देखिए पिछले हफ्ते में उन्होंने एक जो दरिया था उससे पानी छोड़ा गया, आज एक दूसरे दरिया का बंद कर दिए। तो ये जो ना अभी ये खेल खेला जा रहा है, इस तरह से जो ना आंख मचोली का ये ड्रामा मचा रहा है। लेकिन इनको पता है, देखिए अगर वो पहलगाम वाक़या का जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत का डाला, और जहाँ पर खबर भी आ गई पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ तो 25 करोड़ आवाम हमले के लिए तैयार है। ये कब करेंगे हमला? ये शुरू तो करे ना, शुरू तो करे, तो इख्तिताम तो फिर पाकिस्तान करेगा। फिर कहाँ का एटम बम गिराना है वो तो फिर हमारी फौज जो हमारी क़यादत जो है ना वो फैसला करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम और एक नहीं कई एटम बम मौजूद है। और अभी हम मिसाइल के तजर्बे देखे, आज 150 माइल का हुआ है, इसे 2 दिन पहले 450 का हुआ है। तो ये किस लिए है? और ये जो हमारे जो बॉर्डर अजला है वहाँ पे जो फौजी मशक़ें हो रही है, किस लिए हो रही है? ये जो बाजू जो ना ये तैयार किए जा रहे हैं, मसल जो ना तैयार किए जा रहे हैं, किस लिए? ये हिंदुस्तान के लिए। ये शुरुआत तो करे, और यकीनन आपका सवाल भी अपनी जगह पर वैलिड है कि पानी के ऊपर करेंगे। वो तो पहले ही पाकिस्तान ऐलान कर चुका है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान कर चुका है हैदराबाद वाले जलसे में कि या तो पानी आएगा या खून आएगा। खून किसके आगे? हिंदुस्तान की फौज का आएगा उसके अंदर। तो उसके लिए तो हम तैयार है पूरी तरह पे। हमारी मशक़ें, हमारी सारी हरकत और ये सारी चीज़ें इस चीज़ से वाज़ेह नहीं है कि हम पूरी तरह से जो ना वो मसल जो ना वो हम बुला रहे हैं और हम तैयार है उसके लिए। अब हिंदुस्तान के ऊपर है जो ये धमकी देता है और फिर पीछे हटता है, उनका देखना है। और यकीनन ये एक इंटरनेशनल जो ताश मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी है, जहाँ वर्ल्ड बैंक इसका जो है गारंटी है, और उसके हवाले से भी पाकिस्तान उसको नोटिस दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है और रशिया भी हमारा साथ है, तुर्की भी साथ है, मिडिल ईस्ट भी हमारे साथ है, और अमेरिका जो उनके साथ है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं जी अब सब्र तामुल से काम, इसका मतलब है अमेरिका अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन सारी मुल्कों की बात एक तरफ, पाकिस्तानी फौज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान का फौज 6-7 लाख नहीं है बल्कि 25 करोड़ है। या एक एक फर्द, एक एक बच्चा जो ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि माजी की अभिनंदन की और ये सारी चीज़ें उनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखनी चाहिए। मैं डिस्कशन में वेलकम करना चाहूँगा कामरान मुर्जा साहब फ्रॉम JUI मुल्क के माहिर कानूनदान। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर, आज हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सीनियर वज़राओं ने हमारी कौमी असम्बली में खिताब किया कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ऐलान जंग होगा। इस वक्त तक हम देख ही रहे हैं कि ऑफकोर्स उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे हमारा पानी का डायरेक्शन चेंज कर दें या उसको रोक ले। लेकिन जो वो कर सकते हैं कि यानी कभी पानी बंद करके ज़्यादा खोल देते हैं। सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जो खबर आ रही है कि 2 डैम हैं उनके, जिसकी वजह से दरिया चनाब का पानी खुश्क होता जा रहा है। एक सलाल डैम है, उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं, एक और डैम है। तो मेरी नज़र में तो सर पानी की दहशतगर्दी, आबी दहशतगर्दी भारत ने शुरू कर दी है। हमारे वजीर असेंबली में कह रहे हैं कि ये ऐलान जंग होगा। क्या हमें फिर भी इंतजार करना चाहिए भारत का, या दिल्ली मुंबई के लिए मिसाइल छोड़ देने चाहिए? कामरान मुर्जा साहब।
देखिए, दिल्ली और बम्बई के लिए मिसाइल छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। दुनिया को भी आप जवाब दें। इस मुल्क में जो है वो इस दुनिया में आप सिर्फ अपने मुल्कों के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि दुनिया के माहौल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हमने फायर पहले किया तो फायर जो है वो हमको जो है वो एक्यूज बना देगा। जो कुछ इंडिया कर रहा है, अगर उसने पानी रोका है या पानी छोड़ दिया है, वो अपने आप को यजीद के साथ इक्वेट कर रहा है और दुनिया इस बात पे कायल हो जाएगी कि ये दहशतगर्दी है। और भले जो है ना 10-20 दिन वो पानी रोक के देख ले, पानी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाएगा उनसे। इतने उनके पास जो है ना वो वसाइल नहीं है, इतने रिजर्वायर्स नहीं है। तो इस पानी के रोकने की वजह से इमीडिएटली अगर 10 मिसाइल फायर कर दिए गए तो ये फिर हम दुनिया के सामने जो है ना मुल्जिम बन के पेश होंगे। तो बेहतर ये है कि ये अगर वो पानी रोके तो हमको दुनिया भर को जो है ना उनके सफ़ीरों को बुलवाना चाहिए, उनको ये बात जो है ना एतमाद में लेनी चाहिए, इसके नताइज से आगाह करना चाहिए। ये खुद ब खुद हालात हमारी फेवर में हो जाएंगे। जिस तरह से ये आज 14वां दिन है या 13वां दिन है, जो है वो 13 दिन में कोई चीज़ प्रूव नहीं कर पाए हमारे अगेंस्ट। अल्टीमेटली दुनिया उनसे सबूत मांग रही है, और सबूत मांगने के बाद आज वो पानी अगर रोक देते हैं तो फिर दुनिया उनको कहेगी कि तुमने जो है ना ये जो इस खत्ते में जो कुछ होगा, अगर वो पानी रुका तो उसका नतीजा ख़तरनाक होगा, मगर जो कुछ होगा उसके लिए इल्ज़ाम जो है वो भारत पे आएगा, वो मुल्ज़िम उनको ठहराया जाएगा। बिल्कुल ठीक। मंदो खेल साहब, आज हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब किया है और यकीनन बलूचिस्तान को एड्रेस किया है, वहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस किया है। कहा गया है कि वहाँ तरक्याती मनसूबों के समरात बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये भी उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है मंदो खेल साहब, क्योंकि आपके दिल से बहुत करीब, आपका ताल्लुक़ जोब से, बलूचिस्तान इज़ अ सेंसिटिव एरिया और यकीनन बहुत सारे दिफाई तज्ज़ियाकारों की ये राय है, उनका तज्ज़िया है कि दुश्मन जो है बलूचिस्तान पे बड़ी गहरी नज़रें लगाए बैठा है और इंडिया के बड़े स्लीपर सेल्स बलूचिस्तान के अंदर हैं जिनको वो एक्टिव कर सकता है। तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपसे मैं कमेंट लूँ और साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ आबिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ आबिद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। वाटर एक्सपर्ट हैं। बट बिफोर आई, परवेज़ आमिर, अपॉलॉजीज़, परवेज़ आमिर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पर बिफोर आई कम टू यू, मंदो खेल साहब के सामने मैंने एक सवाल रख दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। मंदो खेल साहब, योर व्यूज़ ऑन इट सर। देखिए, मैं जब 81-82 में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था पेशावर में, और उस वक्त जो ना जोब एयरपोर्ट बन रहा था, और वो जोब एयरपोर्ट जो था वो 9000 फुट था लेंथ। तो हमारे सब्जेक्ट भी थे हाईवे का फर्स्ट ईयर में। तो मैं उसको पूछता था कि ये जो ट्रांसपोर्ट के जो है वो होता है एयरपोर्ट, वो कितना होता है? तो हमारे टीचर बताते वो 6000। मैंने कहा जोब में तो 9000 बन रहा है। उस वक्त भी ये समलो फौजी अड्डे के तौर पे उसको तैयार किया जा रहा है। आज भी कोई फ्लाइट नहीं है जोब का, मगर जोब एयरपोर्ट जो है ना वो पूरी तरह जो है ना वो फंक्शनल है। जोब एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अभी जो इंडिया के सारे जो जहाज है वो जोब के ऊपर गुजरते हैं। जब हम छोटे थे तो रात को सोते हुए या लेटे हुए हम आसमान की तरफ देखते थे, जहाज गिनते थे। तो ये तो एक वो है, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली है कि अगर बलूचिस्तान में चंद एजेंट उसके बैठे हुए हैं तो वो इन एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल खराब करेंगे और वहां जाके इंडियन एजेंटों के तौर पे काम करेंगे। उनको याद रखना चाहिए कुलभूषण यादव को हमने कहां से उठा के लिया है, इनको अच्छी तरह पता है कहां से उठा के लाया, कैसे गिरफ्तार कर लिए सबूतों के साथ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बलूचिस्तान में हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह मौजूद है जो पूरी तरह इंडियन लॉबी को, इंडियन फौज को और इंडियन गद्दारों को, पाकिस्तानी गद्दारों को जवाब दे सके। पूरी तरह मुझे यकीन है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अगर ये ख्याल है कि हम बलूचिस्तान पे करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान से गुजर के बलूचिस्तान पे करेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये एटम बम या हमने रखा हुआ है, ये हमने कोई शब बारात पे पटाखे मारने के लिए रखा हुआ है? हमने किस लिए रखा हुआ है? और इनको पता है कि हमारा एटम बम जगह पे नहीं है, हमारा एटम बम जगह जगह पे मौजूद है। और अभी जो कल 150 किलोमीटर का जो मिसाइल तजर्बा किए 2 दिन पहले 450 किसने किया? ये हम हिंदुस्तान को बता रहे कि तेरे एक एक शहर हमारे निशाने पे है। ये बलूचिस्तान को हम इंडिया को हम बता रहे हैं हिंदुस्तान को कि आपका एक एक शहर, एक एक फौजी अड्डा, एक एक तंसीबात हमारे निशाने पे है। और ये जो बॉर्डर पे जाके मशकें हो रही है और फौजी, ये किस लिए हो रही है?
ये मसल किस लिए बोले जा रहा है? ये हिंदुस्तान के लिए बोले जा रहा है। हिंदुस्तान को ये ख्याल रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तान के फौज पाकिस्तान में मौजूद है। उनको याद रखने, माजी याद नहीं है उनको। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको भी अच्छी तरह पता है हिंदुस्तान को, न उनके पास कोई सबूत है। पाकिस्तान ने जो उनके सामने एक इशू रखा था कि हम आप न्यूट्रल किसी मुल्क से करा लो, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, हिंदुस्तान क्यों भाग रही है? ये जो पानी का शोषण, इनके पास कोई और हरकत नहीं है। तो यकीनन कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से दुनिया को और पाकिस्तान के जो 2 ममालिक है उनको इत्मीनान में लेके और इनके सारे जो करतूत है वो उनके सामने रखना चाहिए। बाकी ये कि कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया मुतमईन हो तब हम हमला करेंगे। दुनिया मुतमईन हो तब हम हिंदुस्तान के हमले के जवाब देंगे। हम जवाब तो फिर भी देंगे चाहे दुनिया राजी हो या ना हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर परवेज, आपसे मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं जब हसन अब्बास साहब से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं रखता, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपकी नज़र में क्या इंडिया पानी रोक सकता है? क्योंकि इस वक्त जो नंबर्स आ रहे हैं, झेलम में जिस तरह पानी डिक्लाइन कर रहा है, लग यही रहा है कि पानी रोक दिया गया है। दूसरी तरफ हमारे लीडर्स कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो समझिए कि ऐलान जंग होगी और जंग शुरू हो जाएगी। बिलावल साहब कह चुके हैं पानी रोका तो हम उनका खून बहा देंगे। आपकी नज़र में प्रोफेसर डॉक्टर परवेज आमिर साहब, व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? वो पानी इस तरह रोक सकते हैं कि पानी जो तो उसके पास डैम्स हैं उनको तो फुल अप करेगा। उसके बाद जॉनसन है, अगर वो कहे कि इतनी शॉर्ट टर्म के अंदर वो कोई और डिवर्जन कर सकता है, वो नामुमकिन है, उसको कहते हैं। तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है एटलीस्ट आपको जॉनसन है 30 साल, कम से कम 25 से 30 साल का अरसा चाहिए कि आप नई डैम कंस्ट्रक्शन कर लें या कोई डिवर्जन बैराजेस बनाएं या कोई इस तरह की चीज करें। दूसरी चीज है कि जो हमारे पास 3 दरिया हैं, जो आपके पास इंडस है, झेलम है, चिनाब, इसके ऊपर किसी नौयत की भी वो शरारत करता है, ये हमें लगता है कि हमारे पे ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो हम जो है ना उसके ऊपर हमारी तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनेगी है। अगर वो नहीं हम करते तो हम जिंदा ही नहीं रहते, हम वैसे गर्क हो जाते हैं। हम तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। तो देखें, ये फेयर गेम होगी। अगर हमारे सेट जो दोनों, मेरे पास दो डैम है ना, मंगला का या तरबेला का, ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं डैम। ये 40-50 साल पुराने 60s में बने थे ये डैम। तो इनके अंदर तो सिल्टिंग होगी है, वो तकरीबन मड से भरे हुए हैं, तो उनकी तो अफादियत उतनी ज्यादा नहीं है। हम तो अब नए डैम्स बना रहे हैं बादशाह की सूरत में या दूसरे दासू या दूसरे जो से एरियाज हैं। तो अगर इंडिया को इस तरह की हरकत करता है तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। फिर तो देखें, ट्रीटी अगर आप खत्म कर देते हैं, वर्ल्ड बैंक अगर उसके अंदर एक मुंसिफ के तौर पर खड़ा हुआ था, हमें दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया क्या कहती है, दुनिया जाए जहन्नम के अंदर। अगर हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो हमें दुनिया से क्या गरज है, उसको कहते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर इंडिया जो है ना वो हमारे पानी को रोकता है, हमारे पास उसका सबूत मिल जाता है कि ये देखें जो तो उसकी इंडस्ट्री जो सिंथास मादा है उसके अंदर जो शकूक है उसके अंदर तो जो है ना वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर उसके बरक्स वो जाकर उसको कहते हैं कोई डिवर्जन करता है, या हमारे जो हमारे दरिया तीन जो वेस्टर्न रिवर्स है, तो ये तो बहुत सीरियस चीज होगी। हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो है उसके ये 3 दरिया जो है उसको कहते हैं अपना सतलुज ब्यास है, रावी है, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर उसके पास पड़ा हुआ है, नंगल भाखड़ा डैम है, उसके पास एक और डैम बगलियार डैम है, जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर आएंगे हम उनको टेक डाउन करेंगे। और क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास थोड़ी देर फ्लडिंग हो जाए तो हम वो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर जॉनसन है ये सिंथास मादे को किसी तरीके से ये गलत तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करे। तो वो तो भाई जो डिक्लेयर्ड वॉर है उसको कहते हैं, इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं है, उसको कहते हैं जॉनसी है। तो इसके साथ साथ मैं जॉनसी एक चीज और है, मैं कहता हूँ कि आपको इसके साथ साथ जॉनसी आपको चाहिए कि जो आपके काबल रिवर के ऊपर जॉनसी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, काबल रिवर के पानी को फ्लो को आप कैप्चर करें, इंडस के फ्लो को बेहतर तौर पर प्रोफेसर साहब आई विल नीड अ लिटिल मोर टाइम फ्रॉम यू, और मैं इस पे यकीनन आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मैं आपकी इजाजत से वेलकम करना चाहता हूं शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया इन द पैनल फ्रॉम पीटीआई। यूसुफजई साहब जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। पैनल में मैं शामिल कर रहा हूं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड एमएस सईद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे मेरा सवाल था ब्रेक से पहले, अगेन आई वुड रिपीट, आपकी नज़र में इस आबी दहशत गर्दी का जवाब हमें कैसे देना चाहिए? झेलम के अंदर बताया जा रहा है कि पानी कम होता जा रहा है, को 35,600 क्यूसेक पानी कम हो चुका है, मज़ीद तक कम होने का खदशा मौजूद है। हमारे वज़ीर असेंबली में कह रहे हैं कि अगर पानी बंद किया तो ऐलान जंग होगा, बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। हाउ फर्दर डू वी हैव टू वेट टू कहते हैं कंफर्म करने के लिए
कि अब पानी इतना कम हो गया है तो अब तो जंग शुरू करनी पड़ेगी, हमले का इंतजार नहीं करना होगा? शौकत यूसुफजई साहब। देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो तो जो कुछ भी कर रहा है वो तो बुखलाहट का शिकार है इस वक्त। उनके अंदरूनी तौर पे बड़े इश्यूज हैं, और स्पेशली जो बीजेपी है उसका जो ग्राफ है वो आप देखें, 3 इलेक्शंस का रिजल्ट आप उठा के देखें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी जो सियासत है वो भी अब दम तोड़ रही है। 2004 में 282 सीटें ली थी बीजेपी ने, और फिर 2019 में 303 सीटें ली। अब जो 2024 में इलेक्शन है उसमें 240 सीटें ली। तो इसका मतलब है कि ये तो बड़े दावे कर रहा था कि मैं 400 सीटें लूंगा, वो हिंदुत्व वाला वो नाफिज करूंगा, तो वो तो नहीं कर सका। और अब जो इत्तेहादी उनके साथ शामिल है उन्होंने नत डाली हुई है। लेकिन ये हमेशा 2 चीजों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ता है वहाँ पे। जब इस वक्त बिहार में भी इलेक्शन करीब है तो वहाँ जो कैंपेन चलाई जा रही है उसमें आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम हिंदू तफरीक डालना, ये 2 उनके इश्यूज होते हैं, उसी पे वो इलेक्शन लड़ता है। और जहाँ तक ये सिंतास वाला मायदे के ताल्लुक है उसको मुअत्तल करना या उसकी खिलाफ वर्जी करना, ये तो बड़े अरसे से उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। शौकत साहब, अगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी गुजारिश है आपसे सर, क्योंकि आपकी पार्टी का सोशल मीडिया सबसे ज्यादा ताकतवर है, और सर आपको मालूम है कि हमारे प्यारे अमन पसंद मजहब इस्लाम को किस तरह बदनाम किया गया और इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बनाया गया। हम हिंदू फोबिया का टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं यूज कर सकते शौकत साहब? इसका हम हैशटैग क्यों नहीं बना सकते? देखिए, इसका तो मैं बड़ा गिला कर चुका हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि किसी मजहब को टारगेट करें, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें लिटरली जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, BLA कौन है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इसी तरह जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, इन तमाम इश्यूज को उठा के देखें तो अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी हमारे पास तो बड़े सबूत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत हमसे कोताही हुई है कि जो पुलवामा पहलगाम का जो वाक़या हुआ है उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे पास बड़े सबूत हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबूत बहुत पहले पहुंचा देने चाहिए थे। देखिए ना, कनाडा ने तो कह दिया था कि जो वहाँ पे दहशतगर्दी हुई थी और एक बन चुका है, नैरेटिव बन चुका है इंडिया के खिलाफ कि ये अक़लियतों को तंग करता है, और बीजेपी के दौर में अक़लियतों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। यहाँ तक कि कनाडा में उन्होंने अपने अपोनेंट को नहीं छोड़ा, अमेरिका में नहीं छोड़ा, यूके के अंदर हिंदू सिर्फ मुसलमानों पे तो हमला नहीं कर रहे सर, क्रिश्चियंस पे भी कर रहे हैं, मुसलमानों पे भी कर रहे हैं, सिखों पे भी कर रहे हैं। हिंदू फोबिया, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कनाडा ने तो देखे ना, कनाडा ने कितना शोर मचाया, यूके ने कितना शोर मचाया, लेकिन हमारे यहाँ कितने कितने बड़े बड़े वाकयात हुए, हम उस पे जो है ना पाँव रख के दबा के बैठे हुए हैं कि जी, वरना जितने सबूत पाकिस्तान के पास है इस वक्त तो आलमी दुनिया का पूरा वो चेंज होना चाहिए था जहन, और एक दहशतगर्द के तौर पे याद किया जाना चाहिए था इंडिया को, और स्पेशली मोदी को। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमी हमारे अंदर है। अगर आप अपनी वजारत खारजा अभी तक देखें ना, इतना बड़ा खतरा है पाकिस्तान इंडिया के जंग का, लेकिन अभी तक कोई एतमाद में नहीं लिया गया कौम को, ना शहबाज शरीफ ने कोई कौम से खिताब किया है। वो अभी तक जब बात होती है वो कहते हैं जी वो एबटाबाद में जो उस दिन खिताब किया था, भाई वो अलग चीज है, कौम को एतमाद में लेना अलग चीज है। और APC नहीं बुला रहे हैं, अल्लाह जाने क्या मसला है। राइट शौकत साहब, अलाउ मी, PTI की डिमांड वाज़ेह है, APC बुलाई जाए। अलाउ मी शौकत साहब, ब्रिगेडियर अहमद वेट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, हमारा कितना पानी बंद होगा तो हम फिर उसको ऐलान जंग समझेंगे और हमला करेंगे? पहले ही हमारा 35-36 हज़ार क्यूसेक पानी कम हो चुका है, झेलम में मजीद कम होने का खदशा है। हाउ लॉन्ग विल वी वेट ब्रिगेडियर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जितोई अभी जो इस सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पानी रोक लिया गया, ये इंडियन मीडिया है बेसिकली जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी मैं वो जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट या बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस वक्त पानी उन्होंने बिल्कुल रोका, और ये नॉर्मल रूटीन का पानी रोकना है, क्योंकि उसका बगलियार डैम में किशन गंगा के अंदर इस वक्त गुंजाइश थी, और ये जब अब बर्फ पिघलना शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पानी आता था, और फिर इसी तरह से ये स्पिल ओवर होके तो नीचे हमारे पास आया करता था।
तो इससे पहले हमें डैम्स नहीं बनने देने चाहिए थे। उसका अलग डिबेट है, जमात अरीशा और उनसे एसोसिएटेड जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज कह लें या रियलिटी कह लें। तो लिहाजा इस वक्त वो अपने नॉर्मल रूटीन का पानी जरूर स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसको डाइवर्ट करना चाहा, जो कि इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है, जो लोअर बरंग के ऊपर हमारे 3 दरिया हैं उनके ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कैपेबिलिटी बनाने की अगर कोशिश की तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन 6-7 साल नहीं, ये 6-7 दिन के अंदर अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई मजीद डैम बनाने की कोई इफ्तार किया, कोशिश की, तो यस हमारे पास कैपेबिलिटी है। लॉन्ग रेंज होविट्जेस भी हमारे पास मौजूद हैं। हालिया दिलों में होने वाले जो मिसाइल टेस्ट है, हमारा अब्दाली जो 250 किलोमीटर मार कर सकता है, बंकर बस्टर के तौर पे यूज हो सकता है। और आज फतेह मिसाइल का टेस्ट जो हुआ है 120 किलोमीटर की रेंज है। ये तमाम वो रेंजेस हैं जो कश्मीर के अंदर ऐसे तमाम टारगेट्स को टारगेट कर सकता है कि जो कि डैम बनाने के लिए कोई भी एफर्ट हो, या फॉर दैट मैटर जिनके मेजर हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री वाइज। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि उन्होंने पानी रोक लिया है, ये इस वक्त कबल वक्त होगा कहना। हाँ, ये जरूर है कि इंडियन मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो एक किस्म का कमिटमेंट ट्रैप था, जिसे मोदी बुरी तरह से फंसा जब उसने बिहार में जाके तकरीर की थी। तो अब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसका जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जिसमें आपके जैसे सेन वॉइसेस को आने नहीं दे रहे, हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया, तो उन्होंने एक किस्म का फेस सेविंग के लिए ये नैरेटिव गढ़ा है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं जो आपको नंबर्स बता रहा हूं वो तो वापडा के आदाद व शुमार हैं, भारतीय मीडिया के नहीं है सर। जी देखें, इसमें पानी उन्होंने जरूर स्टोरेज करने के लिए इस वक्त रोका है, लेकिन क्या पिछले साल भी ये नंबर्स थे? उसको डबल चेक करने की जरूरत है। और इस वक्त अगर वो पानी रोकेंगे, से एग्जांपल ये कंफर्म होता है कि पानी हमारा रुक गया और नीचे से फसलों को, जो खरीफ की और रबी की फसलों को पानी मिलना था, वो उस तरह का नहीं आ रहा, जो कि एक्सपर्ट्स बेहतर तौर पे जानते हैं, स्पेशली वापडा। तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी वाज़ेह किस्म की जो है वो स्टेटमेंट है कि एक्ट ऑफ वॉर होएगा अगर हमारा पानी रोका तो। लिहाजा इस वक्त हम जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, उसको पूरा भरपूर मौका देते हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ दुनिया में हम जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन जंग, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन जंग, तीसरी तरफ एशिया में कशीदगी बढ़ाने की भरपूर कोशिश। आप भी सर मैं थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालिएगा कि पहले जब वर्ल्ड वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें तो वाज़े धड़े बन जाते थे कि ये मुल्क इस तरफ है, ये मुल्क इस तरफ है, 2 ताकतें हैं इस तरह लड़ रही हैं। अब कुछ डिफरेंट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि इनको आपस में लड़वाते रहो ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, देखिए अलाइड और एक्सिस के दरमियान में जंग थी जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी। अब जो है चूंकि इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं दुनिया जो है, तो उस सूरत में जो इंटरेस्ट है वो क्रिस क्रॉस करते हैं। तो लिहाजा अब इंगेज करके, कमिट करके आप अपने वो तमाम मकासद हल करते हैं जो कि आप 2 अजीम जंगों में देख चुके हैं। इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एवोल्यूशन को देख रहा है। जो अमेरिका की सोल सुपर पावर की हैसियत थी वो भी रेलिगेट हो रही है इन फेवर ऑफ द यूरोप में कहूंगा, या फॉर दैट मैटर रशिया दोबारा जो काफी हद तक ऊपर आ चुके हैं। चाइना की मिसाल आप ले लें, इकोनॉमिक जायंट है और इकोनॉमी जो है बेसिकली अब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिक्टेट करेगी। तो आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त आपको मुख्तलिफ महाजों पर इंगेज करके आपकी जो टेंशन है उसको कमिट करके अपने मकासद को हल करने की कोशिश हो सकता है कि चाइना को भी पाकिस्तान के साथ एम्ब्रॉयल करके उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या जो स्पिल ओवर कर रहे हैं। सर ऐसा हो सकता है ब्रिगेडियर साहब कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद करे तो हमारी दोस्ती में चाइना भी इंडिया का पानी बंद कर दे। इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट उनके थिंक टैंक्स की जानिब से आई है जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को डिक्टेट तो लफ्ज ठीक नहीं होएगा, उनको गाइड करती है। तो उनकी तरफ से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि अगर इंडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान की वो फेवर करेंगे। और पाकिस्तान, आप याद रखें कि हम लोग स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं, वो ऊंचा पहाड़ हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी और समंदरों से गहरी, उसमें चाइनीज का अपना इंटरेस्ट भी शामिल है। कोई ये कोई वो नहीं है कि हमारे कजन्स नहीं है, वो उनका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। और जो इंडस का जो मेन पानी आता है ये चाइना की जानिब से ही आता है। तो लिहाजा
अगर वो ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया अपने करेगा तो ईस्ट पे चाइना बैठा हुआ वो लाजमी उसको जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करेगा और इंडिया पे जोर डालेगा। इंशाल्लाह। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए और ब्रेक के बाद मुझे जो डिस्कस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, जिसके ऊपर मंदोखेल साहब भी रोशनी डालेंगे, कामरान मुर्जा साहब भी, शौकत यूसुफजई साहब भी एंड ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर साहब भी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कामरान मुर्जा साहब, आपकी नज़र में ऊंट किस करवट बैठेगा? इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। क्या आप आने वाले वक्त में इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में होते हुए देख रहे हैं? सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। देखिए, मुझे मेरी प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो ये इजाज़त नहीं देती कि मैं इस बात पे कमेंट्स करूं कि क्या फैसला हो सकता है। लेकिन इस केस के ट्रायल के ऊपर कमेंट कर दें अगर। मैं खुद जाती तौर पे मैं ये कहता हूं कि मैं जाती तौर पे किसी मिलिट्री ट्रायल का हक में नहीं हूं सिविलियन के। ये मैं अपनी राय दे सकता हूं। मैं ये सोचता हूं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। बाकी अदालत क्या फैसला करती है ये अदालत का काम है। मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में ऊंट किस करवट बैठेगा और ये केस कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसके फैसले से इमरान खान मिलिट्री कोर्ट ट्रायल फेस करेंगे? सर देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हालात और वाक़ियात बता रहा है तो ये फैसला मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ ही आएगा, मेरा एक तज्जिया है, ठीक है। और क्या माजी में इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत नहीं की थी? क्या मुझे बताओ कि मिलिट्री तंजीबात पे जब हमले होते तो क्या वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चला सकते हैं? क्या कामरान मुर्जा साहब मुझे बता सकते हैं कि एक दहशतगर्द का जो कि अगर मिलिट्री तंजीबात पे या शोहदा के यादगारों पे हमले करते हैं उसके खिलाफ कौन वकील खड़ा होगा, कौन गवाह खड़ा होगा, कौन आदमी जाएगा उस केस में? कोई नहीं है। ये हमें बलूचिस्तान की अदालतों में भी अच्छी तरह तजर्बा है और बाकी पाकिस्तान की भी अच्छी तरह तजर्बा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिस तरह खबरें आ रही थी और जिस तरह खुद सुप्रीम कोर्ट ये बात उठा रही थी, क्या मिलिट्री कोर्ट को कोर्ट कहना गलत है? तो उसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया कि गलत है। तो जो मिलिट्री कोर्ट है, अब सिर्फ फर्क ये देखना है कि कौन से केसेस जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई अलग से कमेटी बनाना चाहिए ताकि वो डिसाइड करे कि कौन सी केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, कौन से सिविलियन में ना चाहिए। और ये जो जनरल फैज गैंगस्टर को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, उनको तो दो जूते पड़े, उन्हें तो सब कुछ बता दिए कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिल के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट कैसे रोकने की कोशिश की, उसने GHQ पे हमले की क्या प्लानिंग की है, उन्होंने कोर कमांडर हाउसेस पे क्या प्लानिंग की है, उसे तो सारा बता दिया है। और एक दिन ये मीडिया पे आ जाएगा और वो तोते की तरह बोलेगा कि हाँ जी, मेरे इमरान खान ने ये साजिश तैयार की थी, ये है। अब देख रहे हैं उस मुकदमे को न चलाना इस बात की निशानदेही है कि वो मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, या उनके जो चंद छोटे मोहरे थे जिन्होंने बाकायदा लिख के दे दिए माफीनामे में, और उस माफीनामे के बाद PTI तो पहले इनकार करती थी, उसके बाद माफीनामे के बाद वो जो रिहा हो गए तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला हाउस में तो उनको तो हार फूल पहनाए गए, तो उसको माना गया कि हमारे लोग हैं। ये तो छोटे मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए, जो कि मैं कहता हूँ उनकी वालिदैन से हमेशा कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें कि वो किस सियासत की जो ना वो बेंच चढ़ते। लेकिन जनरल फेस के इंकशाफा जो ना मैं समझ रहा हूँ बड़े खतरनाक होंगे और गालिबन उसको स्पेयर रखा गया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं चाहूँगा कि शौकत यूसुफजई साहब आप भी इस बात के ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लीडर की बात हो रही है और यकीनन जनरल फैज़ की बात के ऊपर ब्रिगेडियर अहमद साहब कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन आपकी नज़र में ये इस ऊँट किस करवट बैठेगा? शौकत यूसुफजई साहब। देखिए, आप अंदाजा करें कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी गिर चुकी हैं। आप ऐसा आप अंदाजा कर रहे हैं, सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं के बयानात, इससे आप अंदाजा करें। आज अगर जनरल फैज के खिलाफ बातें हो रही हैं, जनरल बाजवा के खिलाफ खुलकर जिस तरीके से ये उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो कल ये जो मौजूदा लोग हैं आर्मी के, जब ये रिटायर होंगे उनके खिलाफ भी ये बोलेंगे। तो इनकी तो नफरत सामने जाहिर हो रही है। और इमरान खान कहते हैं फौज मेरी है, मैं फौज से प्यार करता हूँ। अब उनको देखें और इनको देखें, क्योंकि ये रिटायर हो गए तो उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आपको लग रहा है इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है? शौकत साहब, तो देखें, मैं क्यों मिलिट्री कोर्ट में जाएगा? क्या इमरान खान ने बंदूक उठाई है? आप दहशतगर्दी किसको कहते हैं? आपने तो कितने कोर्ट्स के वक्त जाया कर दिए हैं दहशतगर्दी अदालतों के, ये जाली केसेस बनाकर। आप मुझे बताएं किसने बंदूक उठाई है कि जाके हमले किए हैं? जो कह रहे हैं हमले किए हैं,
हमले इसको कहते हैं। आपका बयान आ गया। सर मुझे मेरा वक्त कम है, तो बड़ी हैरत ब्रिगेडियर होगी साहब ने कि- जो है बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि जनरल फैज को गैंगस्टर भी कहा गया है। ब्रिगेडियर साहब, ओवर टू यू। जी, अरे जनरल फैज मीर साहब के जहाँ तक ताल्लुक है, उन्हें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे सो कॉल्ड, जो हमने सुनने में आया, और इसके साथ कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कोई हाउसिंग सोसाइटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसलिए उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर एक्शन किया जा रहा है। और फर्द जुर्म भी आयद है, अभी उनकी तहकीकात मेरे ख्याल फाइनल स्टेजेस पे होंगी और जल्दी जो भी फैसला होना है वो सामने आ जाएगा। दिसंबर में फर्द जुर्म आयद हुई थी, अब 4 महीने मेरे ख्याल में अब अनाउंस हो जाएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट कभी भी बेहतरीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट शुड बी दी टॉप प्रायोरिटी, जिसमें सबको अदल मिलता है। लेकिन ऐसे तमाम मुकदमात जिसमें आपकी दहशतगर्दी इन्वॉल्व हो, फौज में म्यूटनी क्रिएट करना का चार्ज हो, या आप किसी को उकसा रहे हो, या उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला को किया हो, तो उस सूरत के अंदर। पर ब्रिगेडियर साहब लग कुछ ऐसा रहा है, ब्रिगेडियर साहब सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन सर लग कुछ ऐसा रहा है ना कि जब जमहूरियत कमजोर होती है तो आमरियत आ जाती है, डिक्टेटरशिप। जब सिविलियन अदालतें कमजोर हो गई तो मिलिट्री कोर्ट्स आ रही हैं एज डिक्टेटरशिप टू टेक ओवर। लग कुछ ऐसा रहा है। देखिए, सिविलियन कोर्ट भी उसी तरह ताकतवर है। मेरे सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना, मेरे लीडर्स हैं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल उन्होंने डिसाइड करना है। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, चाहे जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का हो। लेकिन अभी हालिया दिनों में आपने देखा, एज ए नॉर्मल सिटीजन मैं बात करूं, पाकिस्तान के एजाज साहब को जो सेनेट में आए हैं तो उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाने दिया गया। तो इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट उतनी तगड़ी है जितनी कि होनी चाहिए। तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है जुडिशरी का जो अपना कोर्स खुद लेगा, जिसके सर वो सिविल कोर्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बहुत तगड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने खत लिखा कि बाहर रिश्वत सताई हो रही, सतानी हो रही है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो वो सीसीटीवी कैमराज ही हटा दिए गए वहां से ताकि किसी को दोबारा नजर ना आए कोई रिश्वत लेते हुए। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब, कामरान मुर्श, सारे मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम। सोशल मीडिया पर फीडबैक आपके मुंतजर रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।